नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। और हम आज पिछली अपनी जो वीडियो था उसी को आज आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और दूसरे जो ऑर्बिट हैं उनमें जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं उनके बारे में हम थोड़ा देखेंगे और उनके क्या एप्लीकेशन हैं। इस तरीके के हम जो भी डिटेल्स हैं उनको आज हम देखते हैं। तो फिर से स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और सबसे पहले हम जो देखने जा रहे हैं वो होगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं उनके विषय में। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर हम जैसे कि हम इसमें बात करें तो सबसे पहले जो सैटेलाइट वगैरह इसमें लॉन्च किए गए हैं वो इनसेट कैटेगरी के हैं। ठीक है। इसमें इनसेट 1 ए से डी ये हम देख रहे हैं किसका, जियो स्टेशनरी का हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए 1 ए से डी श्रेणी के सैटेलाइट। अगर इसके अलावा और हम बात करते हैं तो इनसेट 2 ए से ई तक। ठीक है, और इनसेट 3 भी भेजे गए हैं ए से ई तक। ठीक है, तो इस तरीके से इन लॉन्च हुआ है। और अगर बात करें कि भारत की जो नौवहन प्रणाली है IRNSS-1 ए से आई तक, वह भी इसी ऑर्बिट में है। और ये नौवहन प्रणाली की नेविगेशन। ठीक है, और साथ ही इस एजुकेशन के क्षेत्र के लिए भी भेजी गई एक सैटेलाइट जिसका नाम है एडुसैट। ठीक है, ये एजुकेशन को डेडिकेटेड है। और एक क्लाइमेट चेंज के लिए भेजी गई है मैटसैट, जिसको कल्पना 1 के नाम से भी जानते हैं। मैटसैट, इसको और किस नाम से जानते हैं, कल्पना 1 के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्लाइमेट चेंज प्रेडिक्शन को भेजा गया है, क्लाइमेट चेंज प्रेडिक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ इसके प्रमुख सैटेलाइट्स हैं। और अगर हम इन सैटेलाइट्स की बात करें तो इनका एक प्रमुख पार्ट होता है ट्रांसपोंडर्स इनका एक प्रमुख पार्ट होता है। थोड़ा सा हम इसके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि हम ट्रांसपोंडर्स की अगर हम बात करें, अगर हम ट्रांसपोंडर्स की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स होती हैं उनको लो फ्रीक्वेंसी की वेव में बदलती हैं। हाई फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स होती हैं उनको क्या करती हैं, ये कन्वर्ट कर देती हैं लो फ्रीक्वेंसी वेव्स में। ये कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो प्रकीर्णन की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। प्रकीर्णन की मात्रा, स्कैटरिंग जो होती है वो कम हो जाती है। और अगर स्कैटरिंग कम हो जाएगी तो क्या होगा, हमको बेहतर इमेज प्राप्त होती है। प्रकीर्णन की मात्रा कम हो जाती है जिससे हमको बेहतर इमेज प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोंडर्स का यूज़ होता है। ठीक है, और अगर हम जैसे प्रकीर्णन की बात करें तो हम जानते हैं स्कैटरिंग जो होता है वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्कैटरिंग प्रकीर्णन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। दैट मीन्स कि स्कैटरिंग प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। दैट मीन्स कि स्कैटरिंग प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा। और अगर हम बात करते हैं बैगनी प्रकाश की, अगर हम वायलेट कलर की बात करते हैं, बैगनी कलर प्रकाश की बात करते हैं, तो इसका प्रकीर्णन क्या होता है, इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है।
इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। और इससे क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसकी सबसे ज़्यादा होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा होती है। इस कारण से इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, इसको यूज़ नहीं कर पाते। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि किस कलर की किरणों को हम नहीं, किस कलर के लिए हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो वो है बैंगनी प्रकाश। ठीक है, चलिए और देखते हैं थोड़ा सा। जो सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, जो सैटेलाइट्स हैं उनका मेन स्ट्रक्चर कौन सा हुआ, ट्रांसपोंडर्स क्या हैं, सैटेलाइट्स के मेन स्ट्रक्चर हैं। और इस वजह से सैटेलाइट्स क्या होता है, भारी होता है। मेन स्ट्रक्चर है, किसका मेन स्ट्रक्चर है, सैटेलाइट का, ये सैटेलाइट का मेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जो ये ट्रांसपोंडर्स होते हैं इसमें अलग अलग बैंड होते हैं। ट्रांसपोंडर्स में क्या होता है, अलग अलग बैंड होते हैं, अलग अलग बैंड होते हैं जिनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। अलग अलग क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो देखते हैं थोड़ा सा हम ये फ्रीक्वेंसी की अगर हम जैसे बात करें, नॉर्मल जैसे आप बात कर ले तो 1 सेकंड में जितनी डिस्टेंस इस तरह से कवर कर ले रहे हैं, टोटल एक वेव अगर यहाँ से यहाँ तक हम काउंट करें तो 1 सेकंड में कितनी वेव कवर कर ले रही है, वो हमारी फ्रीक्वेंसी वही होती है। ठीक है, तो जैसे फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो एल बैंड, एस बैंड, सी बैंड, LSC, एक्स, KU, के, ये हमारे इतने बैंड होते हैं। अब इनका अलग अलग जगहों पे उपयोग है। क्या है, अलग अलग जगहों पे उपयोग है। ठीक है, जो हमारा एल बैंड है इसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो 1 से 2 गीगाहर्ट्ज़ होती है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो 2 to 4 एस की। सी की अगर हम बात करते हैं तो 4 to 8 होती है, 4 to 8 होती है। एक्स की अगर हम बात करते हैं तो 8 to 12 होती है। एक्स की अगर हम बात करते हैं तो 8 to 12 होती है। फिर इसकी अगर हम बात करते हैं तो किस KU की 12 to 18 हो जाता है, K 18 to 27 हो जाता है, और K क्या 27 to 36 होता है। ये इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और इसी फ्रीक्वेंसी के आधार पर इनका प्रयोग होता है। जो हमारा लास्ट सैटेलाइट भेजा गया है वो इसी फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके पे भेजा गया है, इसका ट्रांसपोंडर यूज़ किया गया, इसी बैंड की फ्रीक्वेंसी यूज़ की गई उसमें। ठीक है, तो अगर हम जैसे LSC की अगर हम बात करते हैं, LSC इन तीनों की अगर हम बात करते हैं तो ये जो सैटेलाइट मोबाइल का प्रयोग में जो आते हैं उनमें होता है। ये मोबाइल में वगैरह जो होते हैं, ठीक है, मोबाइल वगैरह में जो होते हैं उनमें यूज़ होता है, जिससे कि मोबाइल में लैगिंग वगैरह की समस्या नहीं आती है, सिग्नल। ठीक है, और अगर हम एक्स की बात करें, KU की बात करें और K की बात करें, इन तीनों की, तो ये टेलीविज़न वगैरह में जो सैटेलाइट्स वगैरह के जो यूज़ होते हैं उनके लिए हैं, टेलीविज़न्स वगैरह के लिए। ठीक है, ये टीवी वगैरह के लिए हैं। और ये जो हम Ka बैंड की अगर हम बात करें तो ये इंटरनेट, ये क्या है, इंटरनेट। ये हमको याद रखने की ज़रूरत है इनके सारे की। इसमें LSC जो है हमारा मोबाइल वगैरह हो गया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 18, 18 से 27, 27 से 36, और जो Ka है हमारा वो इंटरनेट में, और बाकी के बीच के जो XKU के हो गए वो टेलीविज़न के। ठीक, उसके बाद एक और टर्म अक्सर हम नाम सुनते हैं, फुटप्रिंट। तो फुटप्रिंट वही, जैसे कि आप कहीं पे अपना पंजा रख दें और जो छाप आ जाए समझ लीजिए वही है। वैसा ही कि कोई सैटेलाइट जब सिग्नल अर्थ पर भेजता है ना, तो जितने एरिया तक को भेजता है उसी को कहते हैं क्या, फुटप्रिंट। सैटेलाइट जब सिग्नल अर्थ पर भेजता है, अर्थ पर सिग्नल भेजता है, तो जितने एरिया को भेजता है, क्या भेजता है, जितने एरिया को भेजता है, उसे क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं फुटप्रिंट। और अगर हम बात करें कि एक जियो सैटेलाइट कितना कवर कर पाता है फुटप्रिंट, तो 42% मैक्सिमम एरिया कवर करता है। और इस आधार पे अगर आपसे पूछा जाए कि एक पूरे पृथ्वी को कवर करने के लिए कितने जियो सैटेलाइट की आवश्यकता होगी, पूरी पृथ्वी के लिए कितनी आवश्यकता होगी बताइए। जाहिर सी बात है 3 होगी। ठीक है, 3 सैटेलाइट की आवश्यकता होगी। ठीक है,
चलिए अब थोड़े से हम अनुप्रयोग देखते हैं। अनुप्रयोग आप बैंड के आधार पर देख सकते हो। हमने जो बैंड अभी देखा था, एक तो हमारा क्या हो गया, इसके एप्लीकेशन अगर आप देखते हैं यूज़, तो अभी हमने बात की थी क्या, मोबाइल और टीवी वगैरह में, मोबाइल और टीवी सेवा जो होती है उनमें उनके द्वारा ये इन्हीं पर निर्भर हैं। ठीक। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो जो दूरस्थ शिक्षा है वो निर्भर करती है इस पर, दूरस्थ शिक्षा निर्भर करती है इस पर। ठीक है। जैसे वीसेट प्रोग्राम जो है, वीसेट प्रोग्राम वेरी स्मॉल एप्टीट्यूड टर्मिनल जो है वो इसी पर डिपेंडेंट करती है। ठीक है। इसमें जैसे दो टाइप का होता है दूरस्थ शिक्षा में, एक होता है रीड ओनली टर्मिनल, एक होता है रीड ओनली टर्मिनल, जिसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो तो कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है। वन वे कम्युनिकेशन समझ लीजिए इसमें है, क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है इसमें, और इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है। दूसरा क्या होता है, सैटेलाइट इंटरेक्टिव टर्मिनल, दूसरा होता है सैटेलाइट इंटरेक्टिव टर्मिनल। सैटेलाइट इंटरेक्टिव टर्मिनल, इसमें क्या होता है, इसमें बोथ वे से कम्युनिकेशन, मतलब स्टूडेंट भी आंसर क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, आंसर जवाब दे सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो टर्मिनल बोथ वे कम्युनिकेशन कह सकते हैं इसमें हम, बोथ वे कम्युनिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और। एक तो जैसे दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ दूरस्थ चिकित्सा में भी तो यूज़ हो सकता है भाई। कहीं पे मान लीजिए कि इस तरह की सिचुएशन आ गई कि आपदा की सिचुएशन आ गई, डिज़ास्टर सिचुएशन आ गई, जहाँ पे मेडिकल टीम नहीं पहुँच पाई है और दूसरी टीमें पहुँच गई हैं। मान लीजिए कि आर्मी वगैरह की जो NDRF की टीम वगैरह पहुंच गई है, लेकिन चिकित्सा की सुविधा भी नहीं हो पा रही है। तो दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ चिकित्सा के माध्यम से, दूरस्थ चिकित्सा इससे हो सकते है पॉसिबल, जिसका प्रयोग करके जो प्रारंभिक चिकित्सा है वो उपलब्ध करा सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि कहीं सीरियस कोई बीमारी हो और किसी फॉरेन देश में कोई बढ़िया और डॉक्टर हो, तो उस तरह से उससे एग्रीमेंट वगैरह करके टाई अप किया जाता है हॉस्पिटल्स में, और इस तरीके से ऑपरेशंस वगैरह कराए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में एक ये हमारा हो गया। फोर्थ अगर हम बात करें तो जैसे खोज एवं बचाव कार्य जो होते हैं, खोज एवं बचाव कार्य, जैसे कोई जहाज़ वगैरह, शिप वगैरह अगर कभी खो जाता है तो क्या होता है कि जो सिग्नल्स वगैरह होते हैं, जो मोबाइल वगैरह से जो सिग्नल भेजे गए रहते हैं, उनके द्वारा सैटेलाइट उनको मतलब ट्रैक करने की कोशिश करते हैं और उससे रेस्क्यू का कार्य किया जाता है। तो खोज एवं बचाव कार्यों में प्रयोग होता है इसका, खोज एवं बचाव कार्यों में। और नौवहन प्रणाली में यूज़ होता है, नौवहन प्रणाली में। और हमने अभी देखा था कि हमारा एक कल्पना वन था कि मौसम से संबंधित था, मौसम पूर्वानुमान में, मौसम पूर्वानुमान में। तो इस तरीके से हमारा GSAT के बारे में, जो जियो सैटेलाइट के और उनके जो एप्लीकेशंस हैं, ये हमारी चीज़ें हैं पूर्वानुमान के विषय में। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें जो भारतीय दूर संवेदी उपग्रह हैं, उनको अगर हम बात करते हैं, उनकी बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पोलर ऑर्बिट में भेजे गए, ध्रुवीय कक्षा में भेजे गए सैटेलाइट्स हैं। कहाँ पे, ध्रुवीय कक्षाओं में भेजे गए सैटेलाइट हैं। अगर हम उनकी जगह से हम बात करते हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं, ठीक है, तो एक तो हमारा इसमें भारतीय दूर संवेदी उपग्रह इसमें भेजे गए हैं। कौन कौन से, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, मतलब भारतीय दूर संवेदी उपग्रह, भारतीय दूर संवेदी उपग्रह, एक हमारे ये भेजे गए हैं इसमें। ठीक है। उसके बाद मैपिंग का एक कार्य करता है, भेजा गया है कार्टोसैट। ये क्या करता है, कार्टोसैट मैपिंग का कार्य करता है, जैसे कि फॉरेस्ट एरिया कवर करना हो गया, विलेज एरिया कवर करना हो गया, ये सारी चीज़ें मैपिंग कार्य, मैपिंग कार्य, फॉरेस्ट एरिया कवर, या हो गया मतलब कह सकते हैं हम कि विलेज एरिया, इन सब चीज़ों में कवर करना, कितना एरिया वगैरह, सब कुछ चीज़ों को मैपिंग करना। ठीक है। उसी तरह से एक हमारा संसाधनों का पता लगाने के लिए रिसोर्स सेट है, रिसोर्स सेट संसाधनों का पता लगाने के लिए,
रिसोर्स सेट। तो अगर जैसे आपको कोई कहता है ना कि हमारे यहाँ खाने पीने की वो नहीं है और हम इस पे इसरो को इतने पैसे दे रहे हैं, सैटेलाइट वगैरह फालतू में लॉन्च किए पड़े हैं, काफ़ी लोग इस तरह के वो कुतर्क देते हैं, तो उनसे कहिए कि भैया अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और इनका प्रयोग सिर्फ सैटेलाइट हवाबाजी के लिए नहीं भेजे जाते हैं, इनका कुछ एप्लीकेशन होता है जिनका हम प्रयोग विभिन्न चीज़ों के लिए करते हैं, और टेक्नोलॉजी से इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज जितने भी डेवलप्ड नेशन हैं उनके आगे बढ़ने में टेक्नोलॉजी का काफ़ी प्रयोग है, सैटेलाइट्स का काफ़ी योगदान है। इसलिए इस तरह की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। ये अगर ठीक है, बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए, लेकिन बेसिक नीड के साथ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो रिसोर्स सेट से क्या होता है, संसाधनों का पता लगाते हैं, संसाधनों का पता लगाते हैं। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम कहाँ हो सकता है, कहाँ पे जंगल हो सकते हैं, कहाँ पे पानी हो सकता है, इस तरह की चीज़ें, पेट्रोलियम, फॉरेस्ट, वाटर, ये सब कहाँ पे हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम पता लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो महासागरों में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके लिए ओशियनोसैट है। ओशियनोसैट ये क्या करता है, जो महासागर में जो परिवर्तन हो रहे होते हैं उसके लिए उसका पता लगाने का प्रयास करता है, महासागरों में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एक हमारा है फ्रांस की सहायता से डेवलप किया गया है मेघोट्रॉपिक्स। ठीक है, मेघट्रॉपिक्स, याद रखिएगा इसका नाम, मेघट्रॉपिक्स। ये किसकी सहायता से डेवलप्ड है, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर किया है, इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर किया है। ठीक है, और इसका क्या है कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पे बादलों का जो निर्माण होता है उसकी प्रक्रिया को समझने के लिए, बादलों, मेघ से ही आपको नाम समझ आ रहा है कि मेघ बादलों से संबंधित होगा, बादलों के निर्माण की प्रक्रिया समझने के लिए। ठीक है, समझने के लिए। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, कुछ और बातें करते हैं। तो अगर हम बात करें तो जैसे वहाँ पे ट्रांसपोंडर्स लगे हुए थे, यहाँ पे क्या रहता है, जियो सैटेलाइट्स में ट्रांसपोंडर्स लगे थे, यहाँ पे क्या रहता है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, इन प्रकार के कैमरे लगे रहते हैं। ठीक है, इन सभी प्रकार के क्या रहते हैं, कैमरे लगे रहते हैं। और ये परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, प्रकाश अवशोषण, प्रकाश अवशोषण, ठीक है, व्यतिकरण हो गया हमारा, व्यतिकरण, इन सभी घटनाओं पर ये कार्य करते हैं, इन पर कार्य करते हैं, ये इन पर कार्य करते हैं। ठीक है, और ये जो सैटेलाइट होते हैं, ये जो सैटेलाइट होते हैं, ये अपनी जो डाटा होते हैं, ये सैटेलाइट जो होते हैं ये अपने डाटा को रीजनल सेंटर्स को भेजते हैं। ये सैटेलाइट हुए, जो सैटेलाइट क्या करते हैं, जो डाटा है, डाटा को कहाँ भेजते हैं, जो 6 रीजनल सेंटर हमने देखे थे वहाँ भेजते हैं, 6 रीजनल सेंटर जो है वहाँ पे भेजते हैं। ठीक है, और जहाँ से NRC हैदराबाद को भेजा जाता है, यहाँ से NRC हैदराबाद को गया, और ये अपने किस प्लेटफॉर्म पर डाल देती है, वेब पोर्टल पर, भुवन नाम के, याद करिएगा, ये भुवन याद रखिएगा, कहीं उससे RBI के प्लेटफॉर्म, RBI का एक ई कुबेर प्लेटफॉर्म भी है, उससे कंफ्यूज मत हो जाए। कभी हो सकता है कि एग्जाम में इस तरह के दोनों ऑप्शन एक साथ दे दें, और हम ई कुबेर को इकोनॉमिक्स में काफ़ी पढ़े रहते हैं, हमारे दिमाग में वही घूमता रहता है, और उस पर टिक लगा दें। ठीक है, भुवन पोर्टल पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम जानकारियाँ प्राप्त करते हैं इनसे। और अगर हम इन सैटेलाइट्स का अगर एप्लीकेशन हम देखें तो इनका सैटेलाइट्स का एप्लीकेशन भी हम देख लेते हैं क्या है। एक तो हमारा देखिए प्राकृतिक संसाधनों के आकलन में हमारा प्रयोग हो गया, हमने देखा था प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने में है।
प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने में है। जल संसाधन, वन क्षेत्र, इन सब चीज़ों का, जो मरुस्थल क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र, इन सभी को उसी में डाल सकते हैं हम। जल क्षेत्र और वन क्षेत्र, इन सब का पता लगाने में। प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक संसाधनों में आ जाएगा, जैसे प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं। आपदा प्रबंधन में प्रयोग कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन में जैसे भूस्खलन वगैरह के बारे में पूर्वानुमान अगर हो जाता है तो हम सब पहले से तैयारी अपनी रख सकते हैं। कृषि क्षेत्र में जैसे मैपिंग वेपिंग का हमारा कर रहे हैं तो एमएसपी वगैरह जो डिसाइड किया जाता है उसमें काफ़ी प्रयोग होता है इन सब चीज़ों का। जैसे पहले से हम आइडिया लेते हैं कि कितनी खेती होगी, क्या फसल रहेगी, क्या तरह का पैदावार होगा, उस तरीके से। तो कृषि क्षेत्र में भी फसल की पैदावार, मृदा का किस तरह का मृदा टाइप होगा, ये सारी चीज़ें हम पता लगाते हैं। साथ में रक्षा क्षेत्र में अगर हम बात करें तो रक्षा क्षेत्र में भी यूज़ हो सकता है। कहाँ हो सकता है? रक्षा क्षेत्र में भी। ठीक है, तो अगर हम जैसे कि अभी हमने जियो का और ध्रुवी कक्षाओं का हमने अगर जो देखा, अगर हम इनका कंपेयर करना चाहें, अगर हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करें दोनों का, अगर हम तुलनात्मक रूप में इनको देखते हैं तो एक हमारा कौन सा था? भू-स्थिर था। ठीक है, एक हमारा भू-स्थिर था और दूसरा हमारा कौन सा है? ध्रुवी कक्षा। दूसरा हमारा ध्रुवी कक्षा है। ठीक है, तो एक तो हमारा इसका अगर हम पूरा रोटेशनल टाइम हमारा क्या था? 24 आवर्स हुआ करता था और इसका क्या था? 90 to 180 मिनट हुआ करता था। 90 to 180 मिनट हुआ करता था। इसमें हमने कौन से सैटेलाइट देखे थे? हमारे GSAT जो भेजे गए हैं, इनसैट हमारे भेजे गए हैं, IRNSS भेजा गया है, एडूसैट भेजा गया था, एडूसैट भेजा गया था और मैटसैट भेजा गया था। मैटसैट का ही दूसरा नाम क्या था? कल्पना था, कल्पना 1, कल्पना 1। इसमें ट्रांसपोंडर्स यूज़ हो रहे थे, इसमें ट्रांसपोंडर्स यूज़ हो रहे थे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे IRS भेजा गया है, यहाँ पे हमारा रिसोर्स साइड भेजा गया है, यहाँ पे हमारा रिसोर्स साइड भेजा गया है, यहाँ पे हमारा ओशियन साइड भेजा गया है, यहाँ पे हमारा कार्टो साइड भेजा गया है, मेकट्रॉपिक्स भेजा गया है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे कैमरे लगे हुए हैं, यूवी डिफरेंट टाइप के, यूवी, माइक्रोवेव, IR, इस तरीके के। तो ये हम तुलनात्मक अध्ययन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम अनुप्रयोग के आधार पे करें तो ये हमारे बेसिकली किसमें थे? संचार आधारित थे। जियो वाले हमारे संचार फोकस कर रहे थे और ये वाले हमारे संसाधन आकलन पर फोकस कर रहे थे। मेन डिफरेंस अगर हम करें तो ये संसाधन आकलन पर फोकस कर रहे हैं और ये हमारे संचार पर फोकस कर रहे हैं। तो अभी आपसे कोई पूछे कि ध्रुवी कक्षाओं में जो सैटेलाइट भेजे गए हैं, जियो में जो भेजे गए हैं, अलग अलग भेजने का रीज़न क्या है, किस तरह से इनके एप्लीकेशन में डिफरेंस है, ये सारे आप बहुत ही आराम से डिटेल में बता सकते हैं। विथ एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी बताने को नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं प्रक्षेपण यान तकनीक के विषय में। किसके विषय में बात करेंगे हम? प्रक्षेपण यान तकनीक के बारे में बात करते हैं। आइए बात करते हैं हम किस पे? प्रक्षेपण यान तकनीक, लॉन्चिंग व्हीकल टेक्निक, लॉन्चिंग व्हीकल टेक्निक, प्रक्षेपण यान तकनीक। आइए देखते हैं थोड़ा सा। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो यह एक प्रकार का क्या होता है? रॉकेट होता है। क्या होता है? एक प्रकार का रॉकेट। ठीक है, जो कक्षाओं में उपग्रहों को भेजने के लिए प्रयुक्त होता है, जो कक्षाओं में उपग्रहों को भेजने के लिए, सैटेलाइट्स को भेजने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। और अगर हम भारत के कुछ इस तरह के प्रक्षेपण यान तकनीकों की बात करें तो सबसे पहले जो भारत की बात करें तो ये था हमारा SLV, बेसिक सैटेलाइट व्हीकल था ये SLV। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये भारत का प्रथम बेसिक सैटेलाइट व्हीकल था।
बेसिक सैटेलाइट व्हीकल था। ठीक है, और इसकी अगर हम क्षमता की बात करें तो ये 40 केजी तक के सैटेलाइट को ले जा सकता था। और कहाँ तक ले जा सकता था? लियो की कक्षा तक ले जा सकता था। कहाँ तक ले जा सकता था? लियो की कक्षा तक ले जा सकता था। चलिए आगे देखते हैं हम। और अगर मान लीजिए जाते जाते आप जा रहे थे लखनऊ से इलाहाबाद और चले गए कानपुर की तरफ, तो दोबारा आप इसको फिर कानपुर से लखनऊ नहीं, कानपुर से इलाहाबाद की तरफ नहीं ले जा पाएंगे। ये अपना रास्ता भटक गया तो भटक गया। रास्ता भटकने पर आप कुछ नहीं कर सकते। रास्ता भटका तो भटका, पर कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब रास्ता जब भटक रहा है, जब साइंटिस्टों को देखा कि भैया हम तो भेजे थे इसको प्रयागराज के लिए और ये चला गया कानपुर, तो उन्होंने थोड़ा सा देखा कि भैया कुछ तो इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया और एडवांस वर्जन लिया इसका। क्या किए? इसका एडवांस वर्जन लिया। इसका एडवांस वर्जन क्या लिया है? एडवांस नाम लगा दिया बस। पहले हम लोग तो यही करते हैं, थोड़ा सा नाम बदल के कुछ भी कर देते हैं। तो एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अब इसमें क्या है देखते हैं, थोड़ा सा कहानी इसका भी कहा है, इसकी भी थोड़ी सी कहानी हम देख लेते हैं क्या है। चलिए, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें इन्होंने सबसे पहले तो क्या किया, जो 40 केजी का वो था वेट लिमिट था, उसको थोड़ा सा बढ़ाया और ये 150 केजी तक पहुंच गया। ठीक है, कहाँ तक पहुंच गया? 150 केजी तक ले जा सकता था। कहाँ तक? ये भी लियो तक, लियो की कक्षा तक, लोअर अर्थ ऑर्बिट तक ये भी ले जा सकता था। और रास्ता अगर ये भटक गया, रास्ता भटक गया तो इसको नष्ट कर सकते थे। रास्ता भटकने पर नष्ट कर सकते थे। ठीक है, तो ये इसमें सुविधा आ गई एक। चलिए, और उसके बाद जब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और हम लोग बड़े हुए। ठीक है, पहले हम लोग कहाँ थे? सबसे पहले SLV में हम लोग नर्सरी में थे, फिर हम लोग पहुँचे थे प्राइमरी में। अब थोड़े से हम लोग बड़े होते हैं और हम लोग पहुँच जाते हैं माध्यमिक स्तर पर। वैसे भी नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, तो हम लोग पहुँच जाते हैं PSLV में, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल में। भारत में कितनी बार अभी तक शिक्षा नीति आई याद है? कभी ध्यान दिया है? 3 बार आई है, नई तीसरी बार है। इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दिए रहा करिए। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और पिछली वाली शायद 1986 में आई थी। इतने दिन हो गए थे तो इसको बदलना तो आवश्यक था ही। चलिए हम खैर वो सब चीज़ें छोड़िए, अभी हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। ठीक, PSLV की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण के PSLV काफ़ी नाम सुनते होंगे आपने। जो हमारा चंद्रयान कौन सा भेजा गया था ना मिशन, वो भी इसी PSLV से ही भेजा गया था। तो अगर हम बात करें तो PSLV का से अभी तक काफ़ी हमारे सैटेलाइट भेजे गए हैं। और अगर इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो PSLV XL है। PSLV XL है, इसका लेटेस्ट वर्जन है। और अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये 1600 तक का केजी तक का वेट उठा सकता है और भार उठा सकता है, और ये लियो की कक्षा तक ले जा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जियो की कक्षा में भी ले जा सकता है। ये वाला हमारा इसमें जाएगा, और जियो में अगर हमको ले जाना है तो जियो में इसकी वेट कैपेसिटी कम हो जाती है, 1100 किलोग्राम तक हो जाती है। ठीक है, जियो में इतना भार ले जा सकता है, और लियो में अगर हम बात करें तो इतना ले जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें है। और अभी इसमें काफ़ी उड़ान, इस तरह से काफ़ी उड़ानें हम इसकी जा चुकी हैं अभी तक। और अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, इसमें किस तरीके की फ्यूल संरचना होती है, किस तरीके का इसका वो चैम्बर वगैरह रहता है, तो उसको हम आइए देखते हैं। ठीक है, इसको हम आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे कि हम बात करें, इसको अगर हम फिगर बनाते हैं थोड़ा सा ऊपर में, हम ये वाला पोर्शन बना देते हैं। रॉकेट आपने देखा है, रॉकेट ही बनाना है, समझ लीजिए रॉकेट ही तो है ये, रॉकेट उड़ा देना है बस। ठीक है, ये ले आइए यहाँ पे। रॉकेट ऐसे ही ना होता है, फिर नीचे से चौड़ा हो जाता है। ठीक है, तो बस वैसे ही है ये, समझ लीजिए। ठीक, आपने ये बना लिया। चलिए अब क्या करिए, इसको बनाने के बाद में इसको भेजना है, लेकिन ऐसे हम भेज नहीं सकते, ऐसे नहीं भेज सकते। भेजने के लिए हमको इसके अंदर में भी तो कुछ काम करना पड़ेगा। ऐसे कैसे भेज दें? तो इसमें बनाइए 4 चैम्बर, 4 चैम्बर, 1 2 3 4। ये हमारा फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ, ये हमारे 4 चैम्बर हो गए। तो जो 2 और 4 हैं, सेकेंड और फोर्थ जो हमारे हैं, इसमें हमारा लगता है लिक्विड ईंधन, लिक्विड फ्यूल लगता है, द्रव ईंधन लगता है, लिक्विड फ्यूल, ठीक है, द्रव ईंधन लगता है। और अगर फर्स्ट और फोर्थ की अगर हम बात, फर्स्ट और थर्ड की अगर हम बात करें, पहले और तीसरे की, तो हमारा इसमें लगता है सॉलिड फ्यूल। क्या लगता है? सॉलिड फ्यूल, ठोस ईंधन, ठोस ईंधन, ठीक है। और ठोस ईंधन जो लगता है उसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी ऑक्साइड टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। लिख लेते हैं, हाइड्रोक्सी ऑक्साइड टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है। और द्रव ईंधन जो होता है हमारा कौन सा होता है? अनसिमेट्रिकल डाईमेथिल हाइड्रोजन और N2O4, ठीक है, अनसिमेट्रिकल, इनके नाम याद रखिएगा। और कहाँ कहाँ पे द्रव होता है, कहाँ कहाँ पे ठोस होता है, वो भी। अनसिमेट्रिकल डाईमेथिल हाइड्रोजन और N2O4, ये इसमें होता है, ठीक है। तो इस तरीके से उपग्रह भेजना है तो उपग्रह को इसमें बना दीजिए, इसमें उपग्रह बैठा दीजिए, ये हमारा उपग्रह है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ये रहता है। तो ये हमारा है। अगर हम बात करें, जैसे हमने क्या अभी बात की, उसी को हम लिखना चाहें तो जो हमारा प्रथम चरण होता है उसमें क्या है? प्रथम चरण हमारा जो होता है उसमें हमने किस ईंधन का प्रयोग किया था? ठोस ईंधन का प्रयोग किया था, ठोस ईंधन का प्रयोग किया था, ठीक है। और इसका नाम हमने क्या देखा? हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यहाँ कोर इंजन तथा 6 मोटर होते हैं, कोर इंजन तथा 6 मोटर होते हैं, ठीक है। और अगर हम मोटरों के वेट की बात करें तो प्रत्येक मोटर 12 से 18 टन का होता है, ठीक है, 12 से 18 टन का होता है, मतलब इसमें 12 से 18 टन ईंधन लगता है लगभग, ठीक है। तो उसके बाद में अगर हम द्वितीय चरण की बात करते हैं, जैसे किसकी बात करते हैं? द्वितीय चरण की। तो इसमें हमने क्या देखा? द्रव ईंधन, हमने क्या देखा इसमें? द्रव ईंधन देखा। और साथ में क्या देखा हमने? अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजन तथा N2O4, अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजन और N2O4, ये हमने देखा था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तृतीय चरण में देखते हैं। तृतीय चरण की बात कर लेते हैं। तो तृतीय चरण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें फिर क्या था? सॉलिड था, सॉलिड वही रहेगा जो हमारा था ईंधन। और फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ में भी क्या आ जाएगा? द्रव ईंधन, और जो हमारा UDMH और N2O4 था वही UDMH, ठीक है, और N2O4। तो अगर हम बात करें PSLV के का एप्लीकेशन की बात करें, भारत के लिए इसके महत्व की बात करें, तो इसकी सहायता से हम क्या देख सकते हैं? विभिन्न कक्षाओं में भेज सकते हैं। PSLV की सहायता से हम विभिन्न कक्षाओं में सैटेलाइट भेज सकते हैं। जियो में भेज रहे हैं, लियो में भेज रहे हैं, ठीक है, भेजना, ये हम कर सकते हैं। जैसे हमने जो हमारा PSLV C37 था, इससे हमने एक साथ 104 उपग्रह भेजे थे, ठीक है। इसके साथ हमने 104 उपग्रह एक साथ भेजे थे। कब भेजे थे? 2017 में। काफ़ी फेमस हुआ था, ये रिकॉर्ड था। 15 फरवरी को हमने एक साथ इससे क्या किए थे? 104 उपग्रह एक साथ भेजे थे, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करें तो ये स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, ठीक है। यह तकनीक क्या है? इसकी तकनीक स्वदेशी है, तकनीक स्वदेशी है, ठीक है। और मिसाइल टेक्निक में भी इसका यूज़ किया जा सकता है।
हमने जैसा बात किया कि चंद्रयान और मंगलयान भी हमने प्रक्षेपण में भी इसकी सहायता ली। चंद्रयान 1, मंगलयान 1 में प्रक्षेपित कर पाया भारत इसकी सहायता से। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो 38 हमने अभी तक भेजे थे, उनमें 36 सफल रहे थे, एक आधा सफल रहा था, एक असफल रहा था। तो इसका काफ़ी यूज़ है। और अब अगर हम बात करें तो हम विदेशी सैटेलाइट्स को भी इससे सहायता से भेजते हैं, दूसरे देशों के भी, तो उससे इसरो एक तरह से आमदनी भी अपनी करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। ये हमने PSLV की बात की। अब हम थोड़ा सा जो हमारे GSLV का हम नाम सुनते हैं काफ़ी, PSLV और GSLV के बारे में भी जान लेते हैं। तो GSLV क्या है? भू तुल्यकारी उपग्रह प्रक्षेपण यान। भू तुल्यकारी प्रक्षेपण उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है। आइए देखते हैं इसको भी थोड़ा सा, इसको भी हम देखते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें GSLV Mark 1, GSLV Mark 2 और GSLV Mark 3 हैं हमारे मेन, ठीक है। ये हमारे, इसको इस तरह से भी शो कर दिया जाता है कभी के MK2, ठीक है। तो अगर हम इसके MK1 की अगर हम बात करें तो इसके लिए रूस से इसमें क्रायोजेनिक इंजन लिया गया है। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से इसमें क्रायोजेनिक इंजन लिया गया है, क्रायोजेनिक, ठीक है। और MK2 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भारत का इंजन है। और अगर MK3 की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत का सबसे उन्नत वर्जन है, सबसे उन्नत वर्जन है, सबसे श्रेष्ठ वर्जन है, सुपीरियर भारत का, ठीक है। और इससे हम क्या कर सकते हैं? 4000 तक का वेट, 4000 kg तक का वेट कहाँ भेज सकते हैं? जियो में भेज सकते हैं। जो अगर मानव के लिए ले जाना है तो इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है जियो ऑर्बिट में भेजने के लिए। और 10,000 तक का अगर हमारा जो वेट है उसको हम कहाँ भेज सकते हैं? 10,000 तक का हम लियो में भेज सकते हैं, ठीक है। 10,000 तक का हम लियो में भेज सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें क्रायोजेनिक इंजन की, अगर हम बात करते हैं तो क्रायोजेनिक इंजन की अगर हम बात करें तो क्रायो का अर्थ जैसे होता है मिनिमम कम टेम्परेचर। क्रायो का अर्थ क्या होता है? कम टेम्परेचर, कम टेम्परेचर होता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत कम ईंधन पर, बहुत कम टेम्परेचर पर ईंधन जलता है, बहुत कम टेम्परेचर पर ईंधन को जलाया जा सकता है, जो कि काफ़ी कठिन काम है। ईंधन को जलाया जा सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो GSLV में PSLV की 4 की तुलना में ना इसमें ईंधन के 3 ही चरण होते हैं। अगर हम GSLV की बात करें तो GSLV में 3 चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। हमने PSLV में क्या देखा था? 4 चरण थे ना, यहाँ पे 3 ही होता है। अगर हम इसके फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज की हम बात करें तो प्रथम चरण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कोर इंजन, इसमें कोर इंजन और 4 मोटर होते हैं, प्लस 4 मोटर होते हैं। और इसमें जो ईंधन भरा जाता है सॉलिड होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। वही ईंधन वही है, सॉलिड होता है इसमें। जो हमारे पिछले में था ईंधन वही रहता है, हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड वाला ही, ठीक है। और द्वितीय चरण जो हम वो बात करते हैं, अगर इसमें जैसे PSLV में लिक्विड भरा जाता था, इसमें भी द्रव ईंधन ही भरा जाता है और वही भरा जाता है, ठीक है। तृतीय चरण की हम जब बात करते हैं यहाँ पे, तृतीय चरण की अगर हम बात करें, थर्ड की, तो यहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है, यहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है, ठीक है। और ये क्रायोजेनिक हमने क्या देखा कि ये क्रायोजेनिक ऐसा इंजन होता है जो निम्न ताप पर ईंधन का दहन करता है। क्या करता है? मिनिमम लो टेम्परेचर पर भी फ्यूल बर्निंग कर सकता है, फ्यूल बर्निंग पॉसिबल है इसमें, ठीक है।
और इसमें क्या है कि लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ईंधन रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से, और इससे फ़ायदा हमको GSLV से अगर हम बात करें कि क्या हुआ हमको, तो हमारी जो विदेशों पर निर्भरता थी वो कम हो गई, विदेशों पर हमारी निर्भरता कम हुई। ठीक है, मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप होने में हमारी और डेवलप होने के चांसेस बढ़े, हम और तेज़ी से मिसाइल डेवलपमेंट कर सकते हैं। और अब हम क्या कर सकते हैं, हमको इतनी क्षमता मिल गई है जितनी मिनिमम मानव युक्त अभियान के लिए आवश्यक होता है। मानव युक्त अभियान के लिए आवश्यक जितना हमारे वेट भेज पाना संभव होता है उतना हम वो कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि इसके द्वारा विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रही है इसरो, इसके द्वारा दूसरे यहाँ के सैटेलाइट्स को भेजकर। तो ये हमारे कुछ सैटेलाइट्स के बारे में हो गए। और अगर जैसे कि क्या होता है, ये जो सैटेलाइट्स होते हैं इनका एक ड्रॉबैक है कि ये सिर्फ एक बार प्रयोग हो सकते हैं। GSLV वगैरह सिर्फ एक बार प्रयोग हो सकते हैं। तो इसकी वजह से इसका कॉस्ट वैल्यू अगर हम देखें तो काफ़ी हाई है। तो उसको अवॉइड करने के लिए ट्राई किया जा रहा है RSLV का डेवलपमेंट करने का, रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इनका कह सकते हैं कि एक ट्रायल चल रहा है, एक प्रोसेस में है। और इसमें क्या है कि रैमजेट इंजन यूज़ होगा, रैमजेट इंजन होगा, जिसमें क्या है रिमोट सेंसिंग के द्वारा इसको डायरेक्शन कंट्रोल वगैरह सब कुछ कर सकते हैं और कभी भी इसको बंद और चालू कर सकते हैं। ठीक है, और इसका मैक नंबर 1 से ऊपर होगा, सुपरसोनिक स्पीड होगी, तो इसको स्क्रैमजेट इंजन कहते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रक्षेपण यान को कई बार किया जा सकता है, रीयूजेबल है इस तरीके से। और 2017 में इसका परीक्षण भी कर लिया गया था और RSLV इसका नाम रखा गया है। और आगे हमारा गगनयान वगैरह में इसमें यूज़ शायद हो सकता है इसका, देखते हैं आगे फ्यूचर में, तो पता ही चल जाएगा हमको। तो ये सारी हमारी बातें किसके विषय में हो गई, ये सारी बातें हमारी हो गई जो भी हमारे प्रक्षेपण यान हैं। और दूसरी बात जो हो गई जो भी हमारे सैटेलाइट्स भेजे गए हैं उन सभी के विषय में आज हमने बातें कर ली हैं। आज के भाग में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में कोई और टॉपिक हम उठाएंगे। थैंक यू, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जितना हो सके लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, जिससे कि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें तैयारी के लिए एक सुविधा प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।